नमस्कार, मैं डॉक्टर बिंदु भसीन, सह आचार्य इतिहास विभाग, डूंगर महाविद्यालय बीकानेर। आज मैं बीए फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को पेपर फर्स्ट के सातवाहन वंश के शासकों पर अपना व्याख्यान दूंगी। तो शुंग वंश के अंतिम जो राजा था देवभूति, उसकी हत्या करके उसके अमात्य वासुदेव ने कण्व वंश की स्थापना की थी। यह वंश भी ब्राह्मण वंश था। इसने संभवतः 72 ईसा पूर्व से 27 ईसा पूर्व तक राज्य किया था। इसमें कुल 4 शासक हुए थे: वासुदेव, भूमिमित्र, नारायण और सुशर्मा। इन सभी ने मिलकर 45 वर्ष तक शासन किया था। हमें पुराणों से ज्ञात होता है कि कण्व वंश के राजा धर्मानुकूल शासन करेंगे। इससे अनुमान लगाया जाता है कि शुंग वंश की भांति ही कण्व वंश के राजाओं ने भी ब्राह्मण धर्म की प्रतिष्ठा की स्थापना के लिए भरसक प्रयास किए होंगे। अब हम आते हैं सातवाहन वंश पर। आंध्र अथवा सातवाहन। वायु पुराण के अनुसार आंध्र जातीय सिमुक ने अंतिम कण्व राजा सुशर्मा का वध कर आंध्र वंश की स्थापना की थी। पुराणों से सातवाहन वंश के राजाओं के लिए आंध्र शब्द का प्रयोग किया गया है, जबकि अपने अभिलेखों में वे अपने को सदैव सातवाहन घोषित करते हैं। इन अभिलेखों में आंध्र शब्द कहीं भी नहीं मिलता है। ब्राह्मण ग्रंथों में आंध्र जाति को अनार्य कहा गया है। ऐत्रेय ब्राह्मण के अनुसार आंध्र जाति गोदावरी और कृष्णा नदियों के बीच के प्रदेश में निवास करती थी। यह जाति आर्य संस्कृति से अप्रभावित थी। अब प्रश्न यह उठता है कि पुराणों में सातवाहनों का आंध्र नाम से उल्लेख क्यों किया गया है। इसका कारण यह प्रतीत होता है कि आंध्र शासक पहले महाराष्ट्र में शासन करते थे, लेकिन बाद में यानी कि कालांतर में शकों के आक्रमणों के कारण उन्हें महाराष्ट्र छोड़ना पड़ा था और ये गोदावरी और कृष्णा नदियों के बीच में जो आंध्र प्रदेश है उसमें आकर बस गए थे। आंध्र देश में रहने के कारण ही वे आंध्र कहलाए। अतः आंध्र प्रादेशिक संज्ञा है, जातीय नहीं। अब सातवाहनों की जाति के बारे में हम बात करते हैं तो इनके विषय में भी बड़ा ही मतभेद है। कुछ विद्वान इन्हें अनार्य जाति से संबंधित मानते हैं। ऐत्रेय ब्राह्मण में आंध्रों को अनार्य कहा गया है। डॉक्टर D.R. भंडारकर और गोपालाचारी नासिक अभिलेख के आधार पर इन्हें क्षत्रिय मानते हैं, परंतु अधिकांश विद्वान, जिनमें है सेनार्ट है, व्यूलर है, डॉक्टर R.S. त्रिपाठी है, ये ब्राह्मण जाति से संबंधित इनको मानते हैं। नासिक अभिलेख में गौतमीपुत्र शातकर्णी को एक ब्राह्मण कहा गया है। नासिक अभिलेख में भी उसे क्षत्रियों के दर्प और मान का मर्दन करने वाला यानी और परशुराम के समान कहा गया है। इससे स्पष्ट होता है कि वह क्षत्रिय नहीं था, वह ब्राह्मण ही होगा। जबकि डॉक्टर हेमचंद्र राय चौधरी कहते हैं कि सातवाहनों में ब्राह्मण और नाग जाति का रक्त मिश्रण है। वस्तुतः सातवाहनों की जाति का जो प्रश्न है वो अत्यंत विवादास्पद है। इसलिए हम जो ज़्यादा मत हैं उसके अनुसार हम मान सकते हैं कि यह ब्राह्मण जातीय के रहे हैं। इनके मूल निवास स्थान के बारे में भी विद्वानों में तीव्र मतभेद है। रेप्सन, जायसवाल, प्रभाकर शास्त्री आदि विद्वान जो हैं इन्हें आंध्र प्रदेश का ही मूल निवास स्थान, इनका मूल निवासी मानते हैं। डॉक्टर सुकंथकर के मतानुसार सातवाहन मद्रास राज्य के बेलारी जिले के मूल निवासी थे। डॉक्टर हेमचंद्र राय चौधरी ने मध्य देश के दक्षिणी भाग को सातवाहनों का मूल स्थान बताया है, परंतु अधिकांश विद्वान महाराष्ट्र को ही उनका मूल निवास स्थान मानते हैं और वो अपने इस संबंध में जो तर्क प्रस्तुत करते हैं उसमें पहला तर्क उनका ये है कि सातवाहन नरेशों की अधिकांश मुद्राएं और अभिलेख महाराष्ट्र में प्राप्त हुए हैं। दूसरा तर्क वो देते हैं कि सातवाहन काल की नासिक, काले, भाजा आदि की गुफाएं जो हैं वो महाराष्ट्र में हैं। तीसरा तर्क देते हैं कि सातवाहन नरेशों में अपने अभिलेखों में महाराष्ट्री प्राकृत का प्रयोग किया है। डॉक्टर गोपालाचारी का कथन है कि अभिलेखों, मुद्रा संबंधी और साहित्यिक प्रमाणों से तो पश्चिम उद्भव की ओर संकेत मिलता है, अर्थात वे उस स्थान के निवासी थे जो प्रतिष्ठान के चारों ओर था। सातवाहनों के उदयकाल की बात करें तो डॉक्टर V.A. स्मिथ और रेप्सन आदि जो विद्वान हैं वो कहते हैं कि सातवाहन वंश की स्थापना ईसा पूर्व 3री शताब्दी रही है। इसके विपरीत डॉक्टर हेमचंद्र राय चौधरी
श्री N घोष और विमल चंद्र पांडे कहते हैं कि इनका उदयकाल ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी रहा है। इस विषय में वो अपने तर्क भी देते हैं कि शुंग वंश के पतन के पश्चात कण्व वंश का उदय जो था वो 72 ईसा पूर्व के लगभग हुआ था और कण्व वंश ने 45 वर्ष राज्य किया। अतः कण्व वंश के पतन के बाद सातवाहन वंश की स्थापना 27 ईसा पूर्व, यानी कि 72 से अगर हम 45 निकालें तो 27 हमारा पास शेष रहता है कि 27 ईसा पूर्व में हुई है। दूसरा वो मत देते हैं कि हाथी गुम्फा अभिलेख के अनुसार खारवेल ने सातवाहन नरेश शातकर्णी को परास्त किया था और सिम्मुख तथा खारवेल दोनों का काल एक दूसरे के बहुत निकट था। हाथी गुम्फा अभिलेख में ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी के अंतिम चरण का बताते हैं, अतः सिम्मुख का काल भी ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी का अंतिम चरण ही रहा होगा। अब हम सातवाहन शासकों के बारे में बात करते हैं कि सातवाहन वंश में जो अनेक प्रतापी नरेश हुए हैं, जिनके नेतृत्व में इस वंश का गौरव जो था वो चरम सीमा पर पहुंच गया था। सातवाहन वंश का जो संस्थापक था सिम्मुख, इसके बारे में हम कह सकते हैं कि पुराणों के अनुसार सिम्मुख ने अंतिम कण्व राजा सुशर्मा का वध कर सातवाहन वंश की स्थापना की। उसकी राजधानी प्रतिष्ठान अथवा पैठान थी, जो उत्तरी गोदावरी तट पर स्थित थी। पुराणों में सिम्मुख को भृत्य भी कहा गया है। अतः अनुमान होता है कि स्वतंत्र राजा होने से पूर्व वह कण्वों का सामंत रहा होगा और अवसर पाकर उसने अंतिम कण्व नरेश सुशर्मा को अपदस्थ कर दिया था। जनश्रुतियों के अनुसार सिम्मुख ने अनेक जैन और बौद्ध मंदिरों का निर्माण भी करवाया था। उसके पश्चात सिम्मुख के पश्चात उसका भाई कृष्ण यानी कि कन्ह राजगद्दी पर बैठा। नासिक के एक गुहा लेख में एक राजा कन्ह का उल्लेख है। इस राजा की तुलना कृष्ण से की जाती है। इस लेख से ज्ञात होता है कि कृष्ण ने विजय अभियान प्रारंभ कर नासिक तक का प्रदेश जीत लिया था। कृष्ण के पश्चात सिम्मुख का पुत्र शातकर्णी सिंहासन पर बैठा। वह एक पराक्रमी योद्धा और शक्तिशाली शासक था। उसने महाराष्ट्र के महारथी की कन्या नागानिका से विवाह करके अपने राजनीतिक प्रभाव में वृद्धि की थी। नागानिका अज्ञेय वंश से संबंधित थी और यह वंश पर्याप्त शक्तिशाली था। अतः इस विवाह संबंध से शातकर्णी की शक्ति में काफी वृद्धि हुई थी। नागानिका के नाना घाट अभिलेख में शातकर्णी को वीर शूर और अप्रतिहित दक्षिणापथपति कहा गया है। इससे प्रकट होता है कि उसने दक्षिणापथ के अधिकांश प्रदेशों पर विजय प्राप्त की थी। इस अभिलेख से यह भी ज्ञात होता है कि शातकर्णी ने 2 बार अश्वमेघ यज्ञ का अनुष्ठान किया था और सांची अभिलेख से ज्ञात होता है कि पूर्वी मालवा पर भी शातकर्णी का अधिकार था। डॉक्टर हेमचंद्र राय चौधरी का कथन है कि ऐसा प्रतीत होता है कि शातकर्णी प्रथम शासक था जिसने सातवाहनों को विंध्य पार भारत के सर्व सत्ताधारक सम्राटों की स्थिति तक उठाया था। इस प्रकार से गोदावरी की घाटी में पहले महान साम्राज्य का उत्थान हुआ, जो विस्तार और शक्ति में गंगा की घाटी के शुंग साम्राज्य और पंचनंद प्रदेश के यूनानी साम्राज्य की बराबरी करता था। कुछ विद्वानों का विचार है कि कलिंग नरेश खारवेल ने भी शातकर्णी को परास्त किया था। शातकर्णी के समय में ब्राह्मण धर्म का पुनरुत्थान होता रहा। उसने एक राजसूय यज्ञ और 2 अश्वमेघ यज्ञों का अनुष्ठान किया था। यज्ञों के समय में उसने बहुत सी वस्तुएं दक्षिणा के रूप में भी दी थी। कहा जाता है कि अन्य वस्तुओं के साथ उसने 47,200 गायें, 10 हाथी, 1,000 घोड़े, 1 रथ और 68,000 कर्षापण दान में दिए थे। इसमें संदेह नहीं है कि शातकर्णी एक प्रबल और शक्तिशाली राजा था और उसने दक्षिण भारत में सातवाहनों की प्रभुसत्ता की स्थापना भी की थी। अल्पकालीन निर्बल उत्तराधिकारी भी रहे हैं कि शातकर्णी की मृत्यु के बाद उसके 2 अल्पवयस्क पुत्रों शक्तिश्री और वेदश्री ने अपनी माता नागानिका के संरक्षण में राज्य किया था। शातकर्णी के पश्चात सातवाहन वंश का जो गौरव है वो धीरे धीरे कम होने लगा था। लगभग 1 शताब्दी तक इस वंश में ऐसा कोई शक्तिशाली या और कहते हैं योग्य राजा नहीं हुआ था जो सातवाहन राज्य को अक्षुण्ण रख सकता। शातकर्णी प्रथम के दुर्बल उत्तराधिकारियों के कारण शकों ने अपना प्रभाव बढ़ाना शुरू कर दिया था।
पेरिप्लस के विवरण से हमें ज्ञात होता है कि कल्याण और सोपारा का बंदरगाह सुरक्षित नहीं रह पाया था। महाराष्ट्र के शहरात वंश के शकों के कारण सातवाहन राज्यों को पर्याप्त क्षति पहुंची थी और महाराष्ट्र सातवाहनों के हाथों से निकल गया था और उस पर शकों का आधिपत्य हो गया था। शहरातों और सातवाहनों के बीच राजनीतिक प्रभुत्व के लिए पारस्परिक संघर्ष चलता रहा। शहरात शासक ने महाराष्ट्र, गुजरात, काठियावाड़, मालवा, अपरांत और राजपुताना के कुछ भाग पर अधिकार भी कर लिया था। इनमें कुछ प्रदेश पहले सातवाहन राज्य में थे। गौतमीपुत्र शातकर्णी की बात करें तो शातकर्णी प्रथम की मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारियों की अयोग्यता और निर्बलता के चलते जो सातवाहन वंश का गौरव सूर्य अस्त हो गया था और लगभग एक शताब्दी तक उसका उत्थान नहीं हुआ था। किंतु कहते हैं कि जो परेशानियां हुई, जो सूरज अस्त हुआ था, उसी तरह सातवाहन वंश के गौरव सूर्य का आलोक भी दीर्घ काल तक अयोग्यता और दुर्बलता रूपी श्याम मेघों के पृष्ठ में नहीं रह सका। शातकर्णी प्रथम की मृत्यु के लगभग 100 वर्ष बाद सातवाहन वंश में गौतमीपुत्र शातकर्णी नामक एक ऐसे पराक्रमी शासक का उदय हुआ जिसने अपनी योग्यता, साहस और वीरता के बल पर अनेक राजनीतिक उपलब्धियां प्राप्त कर अपने वंश के गौरव सूर्य पर आच्छादित कहते हैं मेघों को। जैसे कि ये तो एक कवि की बातें सामने आ रही हैं। मेघों को विदीर्ण करके उसके गौरव आलोक को पुनः स्थापित किया था। पुराणों के अनुसार गौतमीपुत्र शातकर्णी अपने वंश का 23वां शासक था। उसके पिता का नाम शिवस्वाति और माता का नाम बलश्री था। गौतमीपुत्र अपने वंश का सबसे प्रतापी और पराक्रमी शासक था। उसने अपनी योग्यता, साहस और सैन्य क्षमता के बल पर न केवल अपने वंश के लुप्त प्राय गौरव को पुनः स्थापित किया, वरन अपने वंश के शत्रुओं को परास्त कर सातवाहन साम्राज्य को उसके विस्तार की पराकाष्ठा पर भी पहुंचा दिया था। इसके शासनकाल की बात करें तो इसके शासनकाल में भी विद्वानों में मतभेद है। जुनार अभिलेख में नहपान की अंतिम ज्ञात तिथि 46 है। यह शक संवत की तिथि है जो 78 ईसा में आरंभ हुआ था। उसके अनुसार नहपान शक संवत 46 अर्थात हम 78 प्लस 46 करते हैं तो 124 होता है। 124 ईस्वी तक महाराष्ट्र में शासन कर रहा था। इस तिथि के बाद संभवतः गौतमीपुत्र ने नहपान के राज्य पर अधिकार कर लिया था। गौतमीपुत्र का प्रथम अभिलेख जो नासिक में मिला है वह गौतमीपुत्र के शासनकाल के 18वें वर्ष में उत्कीर्ण किया गया था। इससे स्पष्ट होता है कि उसने अपने शासनकाल के 18वें वर्ष में महाराष्ट्र पर अधिकार किया होगा, यानी कि 124 प्लस 18 यानी 124 माइनस 18 यानी कि 106 ईस्वी पर गौतमीपुत्र गद्दी पर बैठा होगा। एक अन्य नासिक अभिलेख में उसके शासनकाल के 24वें वर्ष की तिथि अंकित है। यह उसकी अंतिम ज्ञात तिथि है, अर्थात उसने 24 वर्ष तो निश्चित रूप से शासन किया था। इस आधार पर हम उसका शासनकाल 106 से 130 ईस्वी निर्धारित कर सकते हैं। विजय और उसकी उपलब्धियां क्या रही है? गौतमीपुत्र जो था वो महत्वाकांक्षी और साम्राज्यवादी शासक था। उसके पुत्र वाशष्ठीपुत्र पुल्लुभावी के नासिक अभिलेख में उसकी सफलताओं का हमें विवरण मिलता है। इसमें हमें पता लगता है कि सातवाहन वंश के गौरव को फिर से स्थापित करने वाला गौतमीपुत्र को कहा गया है। इस कार्य के लिए उसने क्षत्रियों के मान और दर्प का कहते हैं मर्दन किया था। यद्यपि कहते हैं उसके युद्धों का विशद विवेचन नहीं हमें मिलता है, किंतु इस अभिलेख में गौतमीपुत्र के संबंध में उल्लेखित अनेक अंशों का हमें उल्लेख मिलता है। ज्ञात होता है कि उसने एक विशाल सेना के साथ सैनिक अभियान करके दक्षिणापथ मध्य भारत के अनेक प्रदेशों पर अधिकार किया था। इस तथ्य की पुष्टि नासिक अभिलेख के उस वर्णन से हमें होती है जिसमें यह बताया गया है कि गौतमीपुत्र शातकर्णी के साम्राज्य के अंतर्गत कौन कौन से प्रदेश थे। उन अभिलेखों के अनुसार उसके साम्राज्य के हमें जो प्रदेश पता लगते हैं वो है
असिक यानी कि गोदावरी और कृष्ण नदी के मध्य का प्रदेश, अश्मक यानी कि गोदावरी नदी के तट का प्रदेश, मूलक यानी कि प्रतिष्ठान के आसपास का प्रदेश, सौराष्ट्र दक्षिण काठियावाड़, कुकर यानी कि उत्तरी काठियावाड़, अपरांत बंबई प्रांत का उत्तरी प्रदेश, अनूप नर्मदा नदी का माहिष्यमती प्रदेश, विदर्भ यानी कि बरार, आकर यानी कि पूर्वी मालवा और अवंती यानी कि पश्चिम मालवा। शक विजय गौतमीपुत्र सातकर्णी की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि शकों पर विजय प्राप्त करना थी। नासिक अभिलेख बताता है कि उसने शहरात वंश के शासकों को परास्त करके अपने वंश का राज्य पुनः स्थापित किया था। वस्तुतः शकों और सातवाहनों के मध्य परंपरागत शत्रुता चली आ रही थी और दोनों के मध्य अनवरत संघर्ष चलता रहता था। गौतमीपुत्र के पूर्वाधिकारियों की दुर्बलता का लाभ उठाकर शकों ने सातवाहन साम्राज्य के कहते हैं अनेक भागों पर अधिकार कर लिया था, जैसा कि अभी पूर्व में मैंने आपको बताया है। अतः शासक बनने के बाद गौतमीपुत्र ने अपने चिर शत्रुओं के दमन का निश्चय किया, क्योंकि इन्होंने सातवाहन सत्ता को पर्याप्त क्षति पहुंचाई थी, किंतु शकों को परास्त करना सरल कार्य नहीं था। अतः पर्याप्त तैयारी के बाद अपने शासनकाल के 17वें वर्ष में उसने तत्कालीन शहरात यानी कि क्षत्रप शासक, जो कि शक शासक क्षत्रप भी कहलाते थे और महाक्षत्रप भी कहे जाते थे, नहपान एक पर आक्रमण किया था। इस युद्ध में शक क्षत्रप नहपान और उसका दामाद उशवदात मारे गए थे और विजयश्री गौतमीपुत्र के हाथ लगी थी। नहपान की अंतिम ज्ञात तिथि हमें मिलती है शक संवत की 46 अर्थात ईस्वी सन 124 है, जो गौतमीपुत्र के शासन का 18वां वर्ष था। डॉक्टर विमल चंद्र पांडे का मत है कि यह युद्ध नासिक के समीप गोवर्धन नामक स्थान पर हुआ था। इस विजय के परिणाम स्वरूप सौराष्ट्र, कुकर, अनूप, अपरांत, आकार और अवंती आदि सातकर्णी के यानी कि गौतमीपुत्र सातकर्णी के अधिकार में आ गए थे। ये सभी प्रदेश पहले शहरातों के अधिकार में थे। इन विजयों से पश्चिमी भारत और मालवा पर सातवाहनों का अधिकार हो गया। गौतमीपुत्र की शक विजय की पुष्टि उसके शासनकाल के 18वें वर्ष के नासिक अभिलेख से होती है, जिसमें उस भूमि दान का उल्लेख है जो पहले उशवदात के अधिकार में थी। उशवदात शक शासक नहपान का दामाद था और शक राज्य के दक्षिण प्रांत, जिसमें नासिक भी सम्मिलित था, का राज्यपाल था। वहीं गौतमीपुत्र ने अपना सैनिक शिविर भी लगाया था। इसी प्रकार कार्ले अभिलेख में गौतमीपुत्र द्वारा पूना में दान किए गए करजिक ग्राम से भी एक शक विजय की पुष्टि होती है। आवश्यक सूत्र की नियुक्ति टीका में भी गौतमीपुत्र द्वारा नहपान को परास्त करने का उल्लेख हुआ है। गौतमीपुत्र की शक विजय की पुष्टि जोगलथंबी मुद्रा भांड से भी होती है। इस भांड में ऐसी मुद्राएं मिली हैं जिस पर नहपान और गौतमीपुत्र दोनों के नाम अंकित हैं। इससे प्रकट होता है कि शहरात सामंत नहपान को परास्त करने के बाद गौतमीपुत्र ने उसकी मुद्राओं पर अपना नाम अंकित कराने के बाद उन्हें प्रसारित किया था। इससे स्पष्ट होता है कि शक राज्य का उन्मूलन करके गौतमीपुत्र सातकर्णी ने महाराष्ट्र पर अपना आधिपत्य स्थापित किया था। गौतमीपुत्र के बाद उसका पुत्र वशिष्ठिपुत्र पुल्लुमावी सिंहासनारूढ़ हुआ। वह भी अपने पिता की भांति पराक्रमी और विजेता था। उसके समय में सातवाहन राज्य की और अधिक वृद्धि हुई। उसने पूर्व और दक्षिण में आंध्र और चोल देशों की विजय की। उनके सिक्के आंध्र प्रदेश और कारोमंडल तट पर प्राप्त हुए हैं। नासिक अभिलेख में उसे दक्षिणापथेश्वर कहा गया है। इस प्रकार आंध्र प्रदेश पर उसका आधिपत्य था। कुछ विद्वानों का विचार है कि वशिष्ठिपुत्र पुल्लुमावी ने महाक्षत्रप रुद्रदामन की कन्या के साथ विवाह किया था और रुद्रदामन के गिरनार अभिलेख से ज्ञात होता है कि महाक्षत्रप रुद्रदामन ने सातकर्णी को 2 बार परास्त किया था, परंतु संबंध की निकटता के कारण उसका विनाश नहीं किया। डॉक्टर स्मिथ और रेप्सन आदि विद्वानों का मत है कि यह पराजित सातकर्णी राजा वशिष्ठिपुत्र पुल्लुमावी ही था। कार्ले के अभिलेखों में पुल्लुमावी के शासन की अवधि 24 वर्ष मिली है। इससे प्रकट होता है कि उसने 154 ईस्वी तक राज्य किया।
यज्ञश्री सातकर्णी जो है वो सातवाहन वंश का अंतिम महत्वपूर्ण शासक था। उसकी शासनावधि 166 से 196 ईस्वी मानी जाती है। यज्ञश्री सातकर्णी एक पराक्रमी योद्धा और शक्तिशाली शासक था। उसके सिक्के गुजरात, काठियावाड़, पूर्वी और पश्चिमी मालवा, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश में पाए गए हैं। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि यज्ञश्री सातकर्णी का राज्य काफ़ी दूर तक फैला हुआ था। उसके राज्य में महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश दोनों ही सम्मिलित थे। उसके कुछ सिक्के शक शासकों के समान मिले हैं। शक शासकों के समान सिक्कों का मिलना यह सिद्ध करता है कि उसने अनेक प्रदेशों पर फिर से अधिकार स्थापित कर लिया था, जिन्हें शकों ने उसके पूर्वजों से छीना था। उसके शासनकाल में व्यापार की भी काफ़ी उन्नति हुई थी। उसके कुछ सिक्कों पर जलयानों के चित्र भी अंकित हैं, जो ये प्रकट करते हैं कि यज्ञश्री के समय सामुद्रिक व्यापार काफ़ी उन्नतावस्था में था। सातवाहनों का पतन किस तरह से हुआ, क्या हम इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। यज्ञश्री सातकर्णी के पश्चात सातवाहनों की राजनीतिक शक्ति लुप्त होती चली गई। यज्ञश्री के बाद सातवाहन वंश में कोई भी ऐसा पराक्रमी राजा नहीं हुआ जो कि अपने वंश के राज्य को सुरक्षित रख सकता। अतः उसके पश्चात सातवाहनों की शक्ति क्षीण होती गई। और इसके अतिरिक्त हम कह सकते हैं अभीरों ने महाराष्ट्र सातवाहनों से छीन लिया। पूर्वी प्रदेशों पर पल्लवों और इक्ष्वाकुवंशियों का अधिकार हो गया। इस प्रकार तीसरे शताब्दी तक सातवाहन वंश जो है वह विलुप्त हो गया था।